हेलो एंड वेलकम टू एबीटी क्लासेस। एबीटी क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। मैं आप सभी के लिए सेट वन लेकर के आ रहा हूँ मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का। और याद रखना है, मैंने एक सेट वन शायद डाला हुआ है, उस वीडियो को कल डाला था। शायद सेट वन ही था वो, मेरे को लग रहा है। हाँ, सेट वन ही था। तो वो भी सेट वन ही था, बट उसका क्यूपी कोड अलग था, याद रखना, ठीक है। वो सेट वन का क्वेश्चन अलग है, इस सेट वन का क्वेश्चन अलग है। क्यूपी कोड अगर जैसे ही चेंज होता है, आपका पेपर पूरी तरीके से चेंज हो जाता है ना। हर क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं। लेकिन अगर क्यूपी कोड सेम होता है तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सेम ही होते हैं, या थोड़े मोड़े बदलाव होते हैं। अगर सेम क्यूपी कोड है तो सेट वन, सेट टू, सेट थ्री में थोड़े मोड़े चेंजिंग देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर क्यूपी कोड चेंज होता है तो तो सभी के सभी क्वेश्चन है ना चेंज देखने को मिलते हैं। तो इसमें सभी अलग क्वेश्चन होंगे। तो बने रहेगा हमारे साथ और बने रहेगा वीडियो के साथ, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। Which of the following quadratic equation has sum of its root as 4? करेक्ट कि इस गिवन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, किसमें रूट जो आएगा इसका 4 निकल के आएगा। इसमें किसमें रूट 4 निकल के आएगा। अच्छा, रूट 4 होने का मतलब क्या है। इसकी अल्फा सम देखो, ध्यान दो, अल्फ ये सम की वैल्यू कर रहा है। तो मतलब इसका मतलब ये है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 4 आनी चाहिए। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ रही है। इसका मतलब ये भी हम लोग जान सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। बस इसके हिसाब से हम लोग चेक कर लेते हैं किसमें जो बी की वैल्यू है ना 4 आ रही है। अब देखो यहाँ पे ये बी की वैल्यू क्या आ रही है, बी बाई ए मतलब कि 4, ये तो 4 ऑलरेडी दे रखा है। इसका मतलब ध्यान देना, ये बी जो है वो 4 होगा, और यहाँ पे -4 लगा है ऑलरेडी, माइनस बी की वैल्यू होती है। इसका मतलब ये सिर्फ 4 है, ठीक है। क्या है, सिर्फ 4 होना चाहिए। मतलब जहाँ भी जैसे होता है ना, देखो ध्यान से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी, दिख रहा है ये फॉर्मूला। तो जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, जो इक्वेशन यहाँ पे बनता है पोलिनोमियल का, सॉरी, तो यहाँ पे जो बी की वैल्यू होनी चाहिए वो 4 होनी चाहिए, ठीक है। जब 4 होगी तो आंसर अपने आप ही मैच कर जाएगा। तो आइए खोज लेते हैं किस में 4 बन रहा है, ठीक है। अब ध्यान देना, ये माइनस बी बाई ए, और ए की वैल्यू क्या हो सकती है, इधर ध्यान देना है। और ए की वैल्यू क्या हो सकती है, ताकि ये माइनस कट जाए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रूट के अल्प सम क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। सम 4 मिलने का मतलब ये है कि कुछ भी नीचे, अब यहाँ पे देखें तो -4 आ रहा है। तो -1 अगर नीचे हम लोग कर देते हैं, एक मिनट, -1 अगर हम लोग नीचे कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, और हमें 4 अल्टीमेटली इसका रूट की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसका मतलब हमें क्या चाहिए, जो बी होना चाहिए वो 4 होना चाहिए, और जो ए होना चाहिए, जो ए होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए। -1 होना चाहिए, ऐसा खोज लेते हैं किसी में भी हम लोग, ठीक है। आइए देखते हैं। अब देखो इसमें देखोगे तो यहाँ पे ए की वैल्यू 2 आ रही है, तो ये तो होगा नहीं, है ना। अगर हम लोग यहाँ पे कुछ घटाते भी हैं, ध्यान देना, डिवाइड करते हैं 2 से, तो यहाँ पे बचेगा 1, और यहाँ पे -2 बचेगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, -1 चाहिए, तो ये होगा नहीं। यहाँ देखो, यहाँ -1 मिल रहा है, ठीक है, ये तो मैच कर रहा है। ये 4 भी, बी की वैल्यू 4 भी मिल रही है। ऑप्शन में बी करेक्ट हो गया, ठीक है। ऑप्शन में बी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। सॉरी, थोड़ी सी सर्दी है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 14 cm। आर्क ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला होता है, आप लोगों को पता है, 2πr थीटा बटे में 360, सबको पता है ये बात। अब देखते हैं, 2 इंटू 22/7, और आर की वैल्यू कितना दे रखा है, 14, तो यहाँ 40 लिखता हूँ मैं, ठीक है। एंड सेंट्रल एंगल की बात करें 90 डिग्री, तो यहाँ पे लिख लो 90, और बटे में क्या, 360, टोटल 360 होता है फार्मूला के हिसाब से। तो ये 90 से कटा तो ये 4 टाइम चला गया कट के, ठीक है। ये 2 से कटा तो ये 2 हो गया, और फिर ये 2 से कटा तो ये 11 हो गया ये, ठीक है। और ये 7 से कटा तो ये क्या हो गया, 2 हो गया। तो 11 दूना 22, तो 22 सही इसका आंसर है, ठीक है। 22 क्या है, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं हम लोग। ओके, कह रहे कि ट्रेंगल एबीसी सिमिलर है पीक्यूआर के। एंगल ए जो है 32 डिग्री है, एंगल आर जो है 65 डिग्री है। देन द मेजर ऑफ एंगल बी, एंगल बी का मेजर कितना होगा।
अब देखते हैं, बना लेते हैं एक हम लोग इस तरीके से एक डायग्राम, ए बी सी और पी क्यू आर करके। ए बी सी हो गया मान लो ये, और ये मान लो पी क्यू आर हो गया। लिख लो ए बी सी, इधर लिख लो पी क्यू आर। कह रहा है कि सिमिलर है, एंगल एक कह रहा है कि 32 है, इसको मान लो 32 डिग्री है, यहाँ पर 32 डिग्री हो गया ये। एंगल आर 65 हो गया। अब एंगल आर क्या हो गया, 65 हो गया, 65 हो गया। अब जाहिर सी बात है, सिमिलर है तो एंगल अगर ये ए 32 है तो इसको 32 होना पड़ेगा, कहीं ना कहीं होना पड़ेगा कि नहीं। तो 32 हो गया, जोड़ो दोनों को तो 5 2 कितना हुआ, 7 हुआ, और 6 3 9, 97 हुआ। 180 में से 97 घटा दो, 180 10 में 7 गया 3, 10 में हो गया 8, 83 डिग्री। तो जो अगला आंसर आएगा हमें 83 डिग्री मिलेगा। और जो कि सिमिलरिटी करने के लिए हमें कोई भी यहाँ पर एक 83 डिग्री चाहिए, एंगल बी पूछा था ना, तो यहाँ पर 83 डिग्री हो जाएगा सिमिलरिटी करने के लिए, क्योंकि ये थर्ड एंगल क्या आ रहा था 83 आ रहा है, तो ये क्यू इसके बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 83 डिग्री यहाँ पर आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो करेंगे पी एंड क्यू आर नेचुरल नंबर। पी और क्यू क्या है, एक नेचुरल नंबर है। पी इज द मल्टीपल ऑफ की क्यू, पी जो है मल्टीपल है क्यू का। ध्यान देना यहीं पर, पी मल्टीपल है क्यू का। क्यू का मल्टी मतलब कि कोई कोई टेबल है क्यू, उसके उस टेबल में पी आ रहा है। मान लो 5 का टेबल पढ़ेंगे, उसमें 20 आ रहा है, बात समझ में आ रहा है। तो 5 का टेबल पढ़ रहे उसमें, तो वही कह रहा है पी इज अ मल्टीपल ऑफ क्यू। तो मतलब कि पी जो हो गया 20 हो गया, सपोज करो, एग्जाम्पल के हिसाब से बता रहे हैं। ये बार बार चला क्यों जा रहा है, अरे अच्छा सॉरी, ये P हो गया और ये क्या हो गया, Q हो गया। समझ में आ रहा है बात ना। अब देखो 5 के टेबल में क्या आ रहा है, 20 आ रहा है, ठीक है। कह व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ P एंड Q, तो कह P और Q के एचसीएफ क्या होगा। अब आप ही बताओ, 5 और 20 के एचसीएफ क्या निकालेंगे। 5 और 20 के एचसीएफ निकालेंगे, तो आ जाओ देख लेते हैं। 5 और 20 का एचसीएफ, तो 5 का 5 और 5 चौके 20, तो एचसीएफ क्या आया, 5 आया। वैसे ही Q और P का एचसीएफ क्या आएगा, तो जो छोटा नंबर होता है वही एचसीएफ होता है, तो Q क्या हो गया यहाँ पे, एचसीएफ हो गया। मतलब समझ में आ रही है, मैंने एग्जाम्पल के हिसाब से दिया था कि आप लोगों को समझ में आ जाए क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स और ए ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी व्हिच 3 वर्टिसेस आर गिवन दिस दिस दिस। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, उसमें उसमें पता नहीं मैंने जल्दी जल्दी सॉल्व करा था, उसमें मेरा आंसर माइनस में आ रहा था। 3,4 या 4,3 ऐसी कुछ आ रहा था, लेकिन माइनस में आ रहा था। उसको आप लोग को चेक कर लेना एक बार कि क्या आ रहा है। 3,4 -3 आ रहा है, एक बार आप लोग क्रॉस चेक प्लीज़ कर लेना इसको, ठीक है। क्योंकि मैं करा तो मेरा आंसर माइनस में ही आ रहा था, तो मैंने उसको ज़्यादा उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, वो आगे बढ़ा हमने करके उसको, ठीक है। तो देख लेना है, हम बनाते हैं एक ABCD और उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे। ये रहा मान लो ABCD है ना, ABCD हो गया। अब बी का कोऑर्डिनेट 0,0 दिया हुआ है, सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ए बी सी, सॉरी यहाँ पे सी करते हैं ना, सी और यहाँ पर डी करते हैं, ABCD। और बी का कोऑर्डिनेट हो गया 0,0, सी का 3,0 हो गया, 3,0, और डी का है 0,4, यहाँ पर लिखते हैं 0,4, ठीक है ना। अब मान लेते हैं ये कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता है, तो यहाँ पर हम लोग x, y कर लेते हैं, x और y, ठीक है, नो डाउट। अब हम लोग थोड़ा सा अलग कलर चेंज कर लेते ताकि हमें ज़्यादा एक ही कलर का वो मिक्सचर ना हो जाए यहाँ पे। अब ध्यान देना है, हम यहाँ से एक ऐसे खींचते हैं ऐसे, ठीक है, और एक यहाँ से ऐसे खींचते हैं, डायगोनल बना दिया हमने। अब देखो जो ये डायगोनल है यहाँ से बी और डी, बी डी है ना, तो बी डी से हम लोग क्या निकालते हैं, इस पॉइंट को निकाल लेते हैं। समझ में आ रहा है, इस पॉइंट को हम लोग निकाल लेते हैं, है ना। अब पता है कि ये जो पॉइंट आएगा, मान लो इसको हम लोग ए बी मान लेते हैं, इसको क्या मान ले रहे हैं, A, B मान ले रहे हैं हम लोग इसको। अब जो A, B आएगा वो क्या आएगा, सबके लिए इन दोनों के लिए, AC के लिए भी बराबर आएगा और BD के लिए बराबर होगा, क्योंकि वो सेंटर पे बन रहा है। वो बात समझ में आया, डायगोनल का सेंटर है दोनों की, जो कि बराबर ही होता है, क्योंकि डायगोनल रेक्टेंगल के दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस फार्मूले के हिसाब से निकाल लेंगे A और B, ठीक है। नेक्स्ट अलग कलर चेंज करते हैं हम, थोड़ा सा ग्रीन कर लेते हैं। अब ध्यान देना है, हम निकालते हैं A, अगर A निकालते हैं हम, तो क्या फार्मूला लगाएंगे हम लोग, लगाएंगे 0 + 0/2 लगाएंगे ना, 0 +
जीरो अपॉन में टू, समझ में, x1 प्लस x2/2 करते हैं ना हाफ करके, ए अर्निंग निकालना है तो यहाँ पे दिख रहा है जीरो और यहाँ पे जीरो, x1 प्लस x2 हो गया बाई टू कर दिया, तो इसकी वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है, जीरो आ रही है, ठीक है। अगर हम लोग बी निकालते हैं, यहाँ पर ध्यान देना है, बी निकालते हैं तो क्या आएगा, जीरो प्लस 4/2, जीरो प्लस y1 प्लस y2/2 करेंगे तो ये क्या आएगा निकल के 4/2, मतलब कि 2 आ रहा है आंसर। तो ए कितना आ गया, ए आ गया जीरो, जीरो, और बी आ गया 2। ये बात समझ में आ गई। अब ये सेम आएगा किसके लिए, इसके लिए, एसी के लिए भी। एसी के लिए आइए कंपेयर कर लेते हैं हम लोग। तो कंपेयर करते हैं, यहाँ भी हम निकालते हैं, हम लोग लिखते हैं, ध्यान देना है। तो अगर ए लिखेंगे तो यहाँ पे ए के लिए जीरो लिखेंगे। मैं कलर को अलग कर लेता हूँ ताकि इस बार अच्छे से थोड़ा सा पीला कलर कर लेता हूँ, ठीक है, ओके। बस दिखना चाहिए ताकि मिसमैच ना हो जाए सब एक कलर। अब ध्यान देना है, जीरो, जीरो प्लस x1 प्लस, समझ में आ रहा है ना, इसको एक मिनट रुक जाओ, इरेज कहाँ गया, ओके। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जीरो इक्वल टू क्या बन रहा है, जीरो इक्वल टू एक्स प्लस इधर क्या है 3, ठीक है, एक्स प्लस 3/2 ये बना, समझ में आ रहा है ना, ये बन गया। ओके, तो यहाँ पर ये जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और x की वैल्यू क्या आ रही है, -3। x की वैल्यू क्या मिल रही है आपको, -3 मिल रही है। अब y की वैल्यू देखते हैं, क्योंकि मैं निकाल तो मेरा -3 ही आ रहा था, ठीक है, अभी भी देखो वही आ रहा है। y निकाल लेते हैं एक बार हम लोग। y निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, y1 प्लस y2/2, तो जीरो प्लस y, ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, तो हम लोग पहले यहाँ पर 2 लिख लेते हैं, 2 इजकल टू, ठीक है, क्या होगा, जीरो प्लस वाई, जीरो प्लस वाई, ठीक है, जीरो प्लस वाई इक्वल टू बाई 2, ठीक है, तो 2 जा क्या हो गया, 4 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिला, y की वैल्यू 4, तो -3,4 आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है, -3,4। अब इसमें माइनस नहीं लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी वैसे है, सीबीएसई के द्वारा इसको दिया गया था कि इसका -3,4 आंसर है, तो -3,4 आंसर है, बट यहाँ पे -3 आ रहा है। आप लोग इसको प्लीज़ क्रॉस चेक कर लेना, कहाँ कुछ गड़बड़ी हुई है नहीं हुई है, ठीक है, बट यहाँ पे मेरा तो इतना ही आ रहा है, ठीक है, मैंने अभी इसको आपके सामने भी किया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 6 पे। ओके ओके, ये तो हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6, इफ द पेयर ऑफ इक्वेशन 3x minus y plus 8 is equal to 0, 6x minus ry is equal to 60 represent coincident line, then the value of r is, कह रहा है कि r की वैल्यू यहाँ पर क्या होने वाली है ये बताना है, ठीक है। कह रहे कि ये कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंट का मतलब मान लो एक ऐसे लाइन है और एक लाइन इसी के ऊपर ऐसे कोइंसाइड गई, एक और भी लाइन इसी के ऊपर चली गई। इसका मतलब ये बता रहा है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ये होता है कोइंसिडेंट लाइन। बात समझ में आ रही है, ये कोइंसिडेंट का होता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग, इसका मतलब हम निकाल लेते हैं, यहाँ पर a1 की वैल्यू बात करें तो 3 लिखा हुआ है, a2 की बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा है, 6 लिखा है, ठीक है, बराबर होगा, इक्वल होगा क्या, -1 अपॉन में क्या यहाँ से -r, -r, तो -r की वैल्यू -1 हमने लिखा है यहाँ पे, देखो -1, और यहाँ पे लिखा है हमने -r, ठीक है, ये r है, इक्वल टू क्या होगा, 8/16, 8/16 दिख रहा है ना, 8/16, तो ये कट के 1/2 हो गया, देखो 1/2 हो गया, यहाँ से माइनस कटा, ठीक है, यहाँ पे भी 1/2, इसका मतलब ये भी 1/2 ही होना चाहिए, इसका मतलब आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है, तो 2 कहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, देखो ध्यान से, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है 2, तो इसको बस हम लोग ऐसे कर लेंगे, समझ में आ रहा है बात, तो था नहीं जी, थोड़ा सा दिमाग से करना है, क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, बहुत हार्ड नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है कि ए बैग कंटेन्स 100 कार्ड नंबर्स, 1 से 100 तक कोई नंबर्स हैं, समझ में आ रहा है, कह कि एक कार्ड ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड इज परफेक्ट क्यूब। अब एक परफेक्ट क्यूब का होना चाहिए, अब बैठ के क्यूब नहीं निकालना है, हमें पता है कि अगर क्यूब हम लोग करते तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, अगर 5 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा,
125। इसका मतलब हमें हमें ये 4 ही ऐसे नंबर मिलेंगे जिसका क्यूब 100 से नीचे आएगा। एक का क्यूब 1, दो का क्यूब 8, तीन का क्यूब 27, चार का क्यूब 64। ठीक है, तो टोटल कितने नंबर मिल रहे हैं हमें? 4 नंबर मिल रहे हैं। कितने में से? 100 में से। कटा लेते हैं, 1/25, 1/25 दिख रहा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऐसे करना आप लोग को एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या करा देखते हैं। द पेयर ऑफ इक्वेशन एक्स बराबर है वाई बराबर बी ग्राफिकली रिप्रेजेंट लाइन विच आर। कह रहा है कि पेयर ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू है। अब देखो यहाँ पर एक्स की वैल्यू अलग है, वाई की वैल्यू अलग है, तो जाहिर सी बात है ये क्या होता है, इंटरसेक्टिंग, मतलब डिस्टिंक्ट रूट, अलग अलग रूट मिलते हैं यहाँ पे, तो इंटरसेक्टिंग होगा और ए और बी मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इफ वन ऑफ द जीरो पोलिनोमियल इतना इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू बतानी है आप लोग को। ठीक है, कह रहा है कि एक जीरो जो है पोलिनोमियल का, ये है, ये दिया हुआ, ये पूरा एक इक्वेशन दिया हुआ, पोलिनोमियल दिया हुआ है। कह रहा है कि ध्यान देना है यहाँ पर क्या कह रहा है, अगर आपका एक जो जीरो है ना, एक जीरो है दूसरे के रेसिप्रोकल है, एक जीरो क्या है दूसरे के रेसिप्रोकल, इसी बात को ध्यान देना है। तो चलो हम लोग मान लेते हैं कि एक जीरो हमारा क्या है, एक्स है। एक जीरो एक्स है, तो ये वाला एक्स हो गया, तो ये वाला क्या होगा, ये वाला क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। अब हमें दो जीरो मिल चुके हैं, एक होगा एक्स तो एक होगा 1/x। इतनी बात समझ में आ रही है? और ये क्वेश्चन ऑलरेडी आई थिंक एनसीईआरटी में भी, नहीं एनसीईआरटी में तो शायद नहीं है क्वेश्चन। चलो, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकाल लेते हैं, इजी से क्वेश्चन है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे दिख रहा है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए। तो बात करते हैं अल्फा इंटू बीटा की। किसकी बात करते हैं, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा मैं क्यों कर रहा हूँ, समझ में आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा डायरेक्ट क्यों कर रहा हूँ। अल्फा प्लस बीटा कोई मतलब निकलेगा नहीं। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए होता है, सबको पता है। अब देखो यहाँ पर सी की वैल्यू ये पूरी है, ये क्या है, पूरी सी की वैल्यू है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे माइनस के और माइनस माइनस +2, माइनस के और +2। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, देखो 6 है, तो हमने 6 लिख दिया। बात समझ में आ रहा है? अब देखो ये है अल्फा की वैल्यू और ये क्या है, बीटा की वैल्यू। ये थी अल्फा की वैल्यू और ये क्या थी, बीटा की वैल्यू। तो अल्फा की वैल्यू क्या आई है, एक्स, और बीटा की वैल्यू क्या आई है, 1/x। तो ये दोनों कट के क्या हो गया, 1 हो गया। समझ में आ रहा है बात, समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हुआ, 6 ये इधर जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा 6 इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, -k+2, -k+2। और देखो इधर मैं कर रहा हूँ, अब थोड़ा सा इसको सॉल्व। ओके, तो ध्यान देना है, अब जब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -k इक्वल टू 6 - 2 मतलब कि -4 इक्वल टू -k। तो ये कैंसिल हुआ, के की वैल्यू क्या आ रही है, 4। तो के की वैल्यू 4 कहाँ पे आ रही है, ऑप्शन नंबर डी में। देखो ऑप्शन नंबर डी क्या आ रहा है, के की वैल्यू 4 आ रही है। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन ना, आगे चलते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, कह रहे कि व्हाट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ डायमीटर डी। करेक्ट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ किसका, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का क्या टोटल सरफेस एरिया होता है, 3πr²। फार्मूला वगैरह याद कर लेना आप लोग, ठीक है ना, परसों एग्जाम में थोड़ा ध्यान से। ठीक है, तो 3π, क्योंकि ये सारे आंसर पाई में है तो हम पाई को पाई रहने देते हैं। अब देखो क्या होता है, r इक्वल टू क्या होता है, d/2 होता है ना, ये तो सबको पता है, 5 क्लास से पढ़ते आ रहे हो आप लोग। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं d/2 का स्क्वायर, d/2 का स्क्वायर। ठीक है, कितना आया आंसर, 3πd²/4। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 3/4πd²। कौन सा आंसर दिख रहा है, 3/4πd²। तो आंसर नंबर डी दिख रहा है क्या आपको, 3/4πd²। चलो, समझ में आया। 10 क्वेश्चन कर चुके हम लोग। सॉरी, थोड़ी सी खांसी आ रही है, प्लीज़ मेंटेन कर लेना। कहते इफ 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, 3 कॉइन को हम लोग एक साथ उछाल रहे हैं, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 1 टेल। कह रहे कि क्या प्रोबेबिलिटी, एटमोस्ट
इट मोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा एक ही आए। अब अभी मैं लिख रहा हूँ सबका सबका सब, देखना ध्यान से आप लोग। चलो, एच एच एच, अगर 3 करेंगे तो एच 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 आया एक, फिर मिला एच एच टी, एच एच टी, फिर मिलेगा एच टी एच, एच टी एच, फिर मिलेगा टी एच एच, टी एच एच, उसके बाद टी टी टी, टी टी एच, टी एच टी और एच टी टी। कितने हुए टोटल? 8 हो गए ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके 8 हो गया, ठीक है। आइए कलर चेंज करके थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं इसको। क्वेश्चन कह रहा है कि एट मोस्ट वन टेल, ऐसा चूज करो जिसपे कि ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ एक ही टेल हो। मैक्सिमम टेल मतलब जीरो, जिसपे टेल नहीं है वो भी ले सकते हो, और जिसपे एक टेल है उसको भी ले सकते हो, और एक से ज़्यादा टेल उसको नहीं लेना है। मतलब इसको नहीं लेना है, इसको नहीं लेना है, इस पे 2 टेल है इसको नहीं लेना है, इस पे 2 टेल है इसको नहीं लेना है, इस पे 3 टेल है इसको भी नहीं लेना है, इस पे 1 टेल है सिर्फ इसको ले सकते हो, इसको इस पे 1 टेल है इसको ले सकते हो, इस पे 1 टेल है इसको भी ले सकते हो, इस पे एक भी टेल नहीं है तो इसको भी ले सकते हो। एट मोस्ट का मतलब ये हुआ ना कि जीरो जिस पे नहीं वो भी ले सकते हो, एक भी ले सकते हो, लेकिन एक से ज़्यादा नहीं ले सकते हो। तो कितने हुए टोटल? 4 हुए टोटल। टोटल कितने हो रहे हैं? 4। तो 4 और टोटल कितने थे? 8। तो 4/8 कटा लें, अच्छा कटा के नहीं दिया है, 4/8 दिया है, ठीक है। तो 4/8 क्या हो गया आंसर? अब समझ में आ रहा है ना? ऐसे निकाल लेना है एग्जाम में, ओके। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, कम से कम वाले में उससे ज़्यादा जितना भी है सबको ऐड कर लो। समझ में आ रहा है ना? और कम से कम एक कहता तो हम लोग 2 वाले को भी लेते, 3 वाले को भी लेते, जिसमें 3 टेल थे उसको भी लेते, जो 2 वाले थे उसको भी लेते, ठीक है ना? ऐसे करते हम लोग। ओके, अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। ये तो हो गया ना प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 12, इन द गिवन फिगर डी ई पैरेलल बी सी, ध्यान दो यहाँ पे कह रहे कि डी ई किधर है भाई? ये है डी ई जो है पैरेलल है बी सी के, समझ गए इसको। उसके बाद कह रहा है कि ए डी 2 यूनिट है, दे रखा है यहाँ पर ए डी 2 यूनिट है, ए ई डी बी इजक्वल टू ए इजक्वल टू 3 यूनिट। कह रहे कि डी बी इज इक्वल टू ए ई, ठीक है, जो कि ये बराबर इसके, और जो कि तीनों ही 3 यूनिट दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो कह रहा है कि ईसी की वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू क्या होगी, निकाल लेते हैं हम लोग। आसान तरीके से निकल जाएगा, ये कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। तो रेशियो पता है ना, ए डी अपॉन क्या करेंगे? ए डी अपॉन ए इजकल टू बी डी अपॉन ई सी, ई सी, ई सी, ठीक है। तो ए डी की वैल्यू कितनी है? 2। ए सी की वैल्यू कितनी है? 3। ये है 3, और यहाँ पे कर लो ई सी, ई सी को एक्स लिया है तो एक्स ले सकते हैं हम लोग। कितना है भाई? ये इधर आएगा तो बना कितना यहाँ पर? एक्स बराबर, ये 3 3 है 9, और बट्टे में 2, तो 9/2, 9/2 आंसर दिख रहा है क्या कहीं? ऑप्शन नंबर डी देखो सभी लोग, ऑप्शन नंबर डी को मैं पीले से टिक कर दे रहा हूँ इसको। ऑप्शन नंबर डी देखो सभी लोग, 9/2 आ रहा है आंसर। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे आंसर को ला देना है, ठीक है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13 आ चुका है। आवर हैंड ऑफ क्लॉक इज 6 cm लॉन्ग, ठीक है। आवर हैंड जो है 6 cm लंबी है। द एंगल स्वेट बाई इट बिटवीन 7:20 और 7:55 AM, है ना। तो अगर 7:20 और 7:55 के बीच में कितने डिग्री बनेंगे? तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग इसको कर लेना। एक छोटा सा बनाना है ऐसे घड़ी, और देखना कि कितना बज रहा है और कितना एंगल 1 मिनट में कितना डिग्री होते हैं, उसके हिसाब से निकालना, ठीक है। इसका आंसर मैं बता दूं, तो इसका आंसर आएगा हमने इसको फाइंड किया था, ये 35/2 आ रहा था। कितना आ रहा था? 35/2, ठीक है। अब आप लोग को निकाल लेना, कैसे निकलेगा। द जीरो पोलिमियल पी एक्स, क्योंकि सभी क्वेश्चन को हम फाइंड करके कि यहाँ पे सॉल्यूशन पहले उसको निकालते हैं, उसके बाद ही आप लोग को बताते हैं। बट यहाँ पे सबका अगर बताने लगे तो काफ़ी लंबा समय खींच जाएगा। कुछ क्वेश्चन आप लोग को करना चाहिए, क्योंकि आप लोग परसों एग्जाम में, तो थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना। 14 क्वेश्चन देखो भाई। 14 जीरो पोलिमियल इतना आर गिवन बाई,
अच्छा, इसका रूट निकालना मतलब अल्फा बीटा की वैल्यू निकाली, तो बस फैक्टराइज कर दो ना, निकल जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस एक्स और प्लस 3, ठीक है। तो कितना बचा, x कॉमन ले लो, x प्लस 3 और इधर ही बचेगा x प्लस 3, यहाँ पे बच जाएगा 1 प्लस 1, कितना आया x प्लस 3 और x प्लस 1। तो यहाँ पर अगर x की वैल्यू हम लोग निकालते हैं तो x इक्वल टू मिला हम लोग को यहाँ पे -1 और x इक्वल टू मिला -3। तो -1 और -3 किस में आ रहा है, -1 -3 इसमें आ रहा है, ठीक है। समझ में आ गया ना। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। कह रहे कि पढ़ते हैं कुछ 15 क्या है क्वेश्चन। ओके, कह रहे कि इन द गिवन फिगर क्वाड्रिलेटरल PQRS, ये क्वाड्रिलेटर एक दिया हुआ PQRS सर्कल में, कह रहे कि PA प्लस CS की वैल्यू क्या होगी। किसकी वैल्यू पूछ रहा है, ध्यान देना है, PA और CS। PA और CS किसके बराबर है ये पूछ रहा है, समझ में आ रहा है, PA CS किसके बराबर है ये पूछ रहा है। अच्छा, ये कल हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस किए थे कि जब भी अगर एक सर्कल बनता है ना, सर्कल से ऐसे कोई पास हो रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, तो ये दोनों बराबर होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बात समझ में आ रही है। इसका मतलब जितना PA होगा उतना PD होगा। बात समझ में आ रही है, जितना PA होगा उतना PD होगा, और जितना CS होगा उतना DS होगा। जितना CS होगा उतना क्या होगा, DS होगा। इसका मतलब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है PA प्लस CS, मतलब PA और CS की वैल्यू क्या होगी। तो PA मतलब PD और DS के बराबर, मतलब PS जो होगा उसके बराबर होगा, तो PS आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं आया। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 देखो। करेक्ट, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल PX इक्वल टू, देखो यार मेरे पास कोई टूल्स नहीं है कि मैं बहुत अच्छे बोर्ड पर, अगर बोर्ड का मैंने वीडियो कोशिश किया था बनाने का, लेकिन इतना समय ले रहा था वो करने में, एडिट वगैरह करने में, कि मैं परेशान हो गया उसको करने में, है ना। और काफ़ी 4 GB 5 GB के बन जा रहे हैं वीडियो, है ना, तो उसको अपलोड करना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो गया था। उसको मैंने एक कोशिश तो किया था पहले, आप लोग को उस वीडियो को देख लेना एक बार, अच्छा था वीडियो, खराब बहुत अच्छा बनाओ, बट काफ़ी लंबा समय लगा और बहुत ज़्यादा वो निकल के नहीं आया कुछ, है ना, उसका फ़ायदा। तो इस वजह से मैं स्क्रीन को ही पे ही कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को सॉल्व करके बता दूँ क्वेश्चन को, है ना। तो बस मुझसे जितना हो पा रहा है मैं उतना कर पा रहा हूँ, ठीक है। मैं अपना बेस्ट ही देने की कोशिश कर रहा हूँ, बट ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ बने रहिएगा। और इसके बाद भी हम लोग CHS वगैरह के, जो भी बच्चे 10th क्लास के बाद CHS KV की तैयारी कर रहे हैं, उसके जस्ट ही बाद अगले 1-2 दिन में हम लोग वीडियो लेकर के आ रहे हैं CS और KV वगैरह के लिए। तो बने रहिएगा हमारे वीडियो के साथ, ठीक है। और चलते हैं क्वेश्चन में 16 देखते हैं भाई हम लोग। पहले एग्जाम में फोकस करना है, बाद में CHS आराम से निकालेंगे हम लोग। 16 का कह कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल PX इतना है, और फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सॉरी, प्लीज़ मेंटेन कर लेना यार, थोड़ी खांसी हो रही है। ओके, अवॉइड करना इस चीज़ को। तो आगे देखते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या बनेगी। ओके, तो दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस AX माइनस B इक्वल टू इतना। ओके, देखते हैं हम लोग अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ रही है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -B/A, होता है ना। तो यहाँ पे हमें A की वैल्यू क्या मिल रही है, 1, और B की वैल्यू क्या मिल रही है, -1, -1 मिल रहा है, ठीक है। देख रहे हो ना, यहाँ पे -1 है, -A है, सॉरी, -A कर लेना, -A, और C की वैल्यू क्या है, -B, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना, A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू -A है, और C की वैल्यू क्या है, -B है। अब इसमें हम लोग पुट करने की कोशिश करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस B/A हमें क्या निकालना है, ये निकालना है, ठीक है। तो हम लोग इसका क्या करते हैं, पहले इसको वैल्यू पुट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। तो -B की जगह पे क्या रखना है, हमें -A रखना है। तो -A रखेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा ना माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा A, ठीक है। और -B/A की वैल्यू क्या है, 1, तो ये क्या बचा है, 1, सिर्फ A बचा, यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ यहाँ पे A बचा। बात समझ में आ रही है ना, A बच गया यहाँ पर। अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, इसका स्क्वायर कर दो, बीटा का स्क्वायर करते हैं, और यहाँ भी क्या कर देंगे हम लोग, स्क्वायर ही कर देंगे, क्योंकि दोनों बोथ साइड स्क्वायर कर रहे हैं। तो यहाँ क्या बच रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा बराबर A स्क्वायर, ठीक है। इतनी सब बात समझ में आ रही है, A स्क्वायर हो गया। अब देखना ध्यान से हम लोग
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमें फाइंड करना दिख रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमें फाइंड करना है, तो ये दिख रहा है यहाँ पे, तो ये दिख रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आप लोग को, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यहाँ पे। अब थोड़ा सा हम लोग एक काम और करते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ रही है, सी बाई ए, सी बाई ए किसी की वैल्यू क्या है माइनस बी, और ए की वैल्यू क्या है 1, तो माइनस बी आ रही है, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पे हम लोग क्या रख लेंगे हम लोग, मैं थोड़ा कलर चेंज कर ले रहा हूँ ताकि आप लोग को ज़्यादा एक ही में ओके परेशानी ना हो जाए। तो अब थोड़ा सा मैं ऊपर कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। अब देखो अल्फा स्क्वायर अल्फा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, ए स्क्वायर। अब देखो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस बी है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे माइनस बी, और यहाँ पे क्या है 2 है, तो माइनस 2b, समझ में आ रहा है ना बात, माइनस 2b हुआ ना यहाँ पे, कोई समस्या तो नहीं है। अब जब ये इस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2b, ए स्क्वायर माइनस 2b आ रही है किसकी वैल्यू, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, यही हमें फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो देखो ए स्क्वायर माइनस 2b कहाँ पे आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस 2b को जो कहीं पे ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए स्क्वायर माइनस 2b दिखा, ये ए स्क्वायर माइनस 2b, तो ये रहा आंसर, ठीक है ना। समझ में, तो मुझे पता है समझ में आ रहा होगा, ठीक है, भले ही थोड़ी सी स्क्रीन छोटी पड़ी है, इससे दिक्कत हो आप लोग को फेस कर रहे होगे, वो अलग चीज़ है, लेकिन मैं अब पूरी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आई थिंक समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि मैं आसानी से बताने की कोशिश करता हूँ किसी भी क्वेश्चन को, ठीक है। अच्छा देखो, ये इसका बस डायरेक्ट टिक कर लो यहाँ पे, ये आंसर हो, ठीक है। अब इसको मैं समझाने नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा ये अजीब हो जाएगा, इसको समझाऊंगा अभी। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखो, क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछ रहा है, ओपी पूछ रहा है, ओपी कितना होगा, ओपी किधर है, ये छोटू सा है, ये छोटू है ओपी, ठीक है, कलर चेंज, ओके। ओपी की वैल्यू पूछ रहा है, और हमें दे क्या रखा है, ए बी दे रखा है, ए बी दे रखा है यहाँ पे, और फिर ओके, तो ये क्वेश्चन देखो, ए बी पैरेलल पी क्यू यहाँ पे दे रखा है, ए बी 6 दे रखा है, पी क्यू 2 दे रखा है, यहाँ पे पी क्यू 2 दे रखा है, ओ बी 3 दे रखा है, यहाँ पे ये ओ बी 3 दे रखा है, ठीक है। तो हम लोग निकाल लेते हैं कंपेयर करके, ए बी अपॉन पी क्यू, है ना, इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ पी, ठीक है, ओ बी अपॉन ओ पी। तो ए बी की वैल्यू कितनी है 6, पी क्यू 2 है, इक्वल टू ओ बी की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन में ओ पी, ठीक है, कितना आया 2 3 जा कट गया, है ना, और 3 3 कटेगा, ठीक है, ओ पी इक्वल टू कितना आया 1, कट गया 1 हो गया, ठीक है। तो ओ पी की वैल्यू कितनी आ रही है 1, देखो कहीं 1 आ रहा है क्या, 1 ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है, डी। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। 19 क्या कह रहा है, 19 कह रहा है कि ए टेंजेंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एक जो टेंजेंट बनता है सर्कल का परपेंडिकुलर होता है रेडियस, ये सही दे रखा है, दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल, तो सभी के सभी सही इक्वल ही होते हैं, जो भी लेंथ होते हैं टेंजेंट के, तो ये बराबर है, ये सही हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोनों सही दिए हुए हैं, ठीक है, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, बट एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है, इस वजह से ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। 20 देखो, इसी में पोलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू इतना है, इसके 2 रियल रूट हैं, 2 रियल जीरो हैं, ठीक है, ए पोलिनोमियल इतना हैज़ 2 रियल जीरो, ठीक है, तो इसके 2 नहीं आएंगे, ठीक है ना, याद रखना। इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करो तो बन जाएगा क्या क्या आ रहा है। और जो इसका रीजन है, रीजन इसका सही है, ठीक है, करेगा अकॉर्डिंग पोलिनोमियल कैन हैव मोस्ट 2 रियल जीरो, है ना, एट मोस्ट ज़्यादा 2 हो सकते हैं, मतलब एक भी हो सकते हैं, है ना, तो एट मोस्ट टू रियल जीरो, तो ये सही दे रखा है, इसमें 2 रियल जीरो ये गलत दे रखा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बनेगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी। आपको दिख रहा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखो भाई, √3 को इरेशनल, 2 + √3 को इरेशनल, ये सब प्रूफ करने वाला क्वेश्चन आप लोग प्लीज़ देख लेना, है ना, सब वैल्यू याद करना, देख रहे हो कैसे क्वेश्चन आया, सब रटे रटे क्वेश्चन सब आ रहे हैं,
यहाँ से पी की वैल्यू आप लोग को निकालनी है, ठीक है। ये देखो, सो दैट द पॉइंट इतना इतना द वर्टिसेस ऑफ राइट ट्रायंगल। तो सेक्शन बी पे हम लोग आ चुके हैं, देख सकते हैं। इसका जिस बच्चे को भी ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, प्लीज़ इसे सॉल्व कर ले आराम से, ठीक है। सॉरी, ओहो, फिर से चलाना होगा मुझे। ओके, तो जिन बच्चों को भी क्वेश्चन ये सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा सामने। आप लोग इसे आराम से सॉल्व कर लेना, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। थोड़ा सा इधर उधर करोगे ना, देखो इधर जैसे कि 2 + √3 है ना, 2 को इधर भेजा, देखो यहाँ पे है ना, तो PQ/2 -2 हो जाएगा। थोड़ा सा इधर लेंगे एलसीएम वगैरह, इस तरीके इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। इसको P-2 को यहाँ पे इंटीजर ले रहे हैं, ठीक है। तो ये एक रेशनल नंबर को दिखा देंगे, ये एक रेशनल नंबर है, बस √3 रेशनल है, फिर यहाँ पे दिखा दिए कि ये रेशनल हो गया। तो बस थोड़ा सा आप लोग को मेहनत करनी है इस क्वेश्चन में, आप लोग को 2 नंबर आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। स्टेप मार्किंग दिख रही है, किस तरीके से स्टेप मार्किंग है, हाफ हाफ किस तरीके से मिल रहे हैं नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था ये वाला क्वेश्चन, आप लोगों को मैंने दिखाया था कि पी की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो पूरी यहाँ पे उसके सॉल्यूशन है यहाँ पे। मैं इसको सॉल्व करूँगा तो काफ़ी लंबा समय लग जाएगा, 3 घंटे। आप लोग पता है 3 घंटे का समय लगता है, तो 2-2.5 घंटे तो मुझे लग ही जाएगा सॉल्व करने में। तो इससे अच्छा है कि मैं आप लोग को दिखा दूँ, और आप लोग पढ़े हो यार, ऐसे थोड़ी बिना पढ़े यहाँ पर आगे वीडियो देख रहे हो। एक साल तो पढ़े हो कुछ ना कुछ, तो सबको पता है, बस आप लोग को प्रैक्टिस करना है इससे जल्दी जल्दी। तो कॉट की वैल्यू पता है आप लोग को, सेक की वैल्यू पता है, इस तरीके से स्क्वायर करके अपना वैल्यू पुट करोगे तो पी की वैल्यू यहाँ पे निकल के आ रही है, ठीक है। पी की वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है। लेकिन हाँ, प्लीज़ प्रैक्टिस ज़रूर करना है इसका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आने की संभावना ज़्यादा हो सकती है इसकी। ये क्वेश्चन है, कॉस है इतना है, कॉस स्क्वायर है इतना है, =1 है, तो साइन स्क्वायर है प्लस साइन 4a की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से कॉस ए इक्वल टू हम कर देंगे 1 - कॉस स्क्वायर ए कर देंगे, और 1 - कॉस स्क्वायर वैल्यू क्या होती है, साइन स्क्वायर ए। सबको ये तो रटा हुआ होगा, है ना, ट्रिग्नोमेट्री से। हमें निकालनी है इसकी वैल्यू, है ना। तो हमने निकाल लिया साइन स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 - कॉस, ठीक है। तो देखो कॉस ए यहाँ पर रख दिया है, ठीक है। कॉस ए इक्वल टू क्या हुआ, कॉस ए इक्वल टू ये हुआ ना, और इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है। तो इसकी जगह पे ये डायरेक्ट रख दिया कॉस ए और प्लस कॉस स्क्वायर है, और यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर इक्वल टू कॉस ए होता है, तो बस यहाँ पे 1 इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट द पॉइंट इतना है तो इतना द वर्टिसेस ऑफ राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, ये बताना है आपको, ठीक है। राइट ट्रायंगल क्या है, वर्टिसेस है, तो देखना है। ये ध्यान दो यहाँ पे, इसे ये पूरा आंसर है यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका, ठीक। तो देखो ध्यान से इधर लेट कर लो कि ABC एक पॉइंट है कोई, है ना। AB निकाल लो वहाँ पे, है ना। AB निकालो तो कितना मिल रहा है, 10 मिल रहा है यहाँ पे। BC निकाल रहे हो तो 20 मिल रहा है आपको, और AC निकालो तो √80 मिल रहा है। तो अब चेक कर लेना है, ऐसे होता है ना, हाई पाइथागोरस लगाते हो, है ना। तो पाइथागोरस लगा लगा रहे हो आप, तो आप अगर आपका ये मैच कर रहा है कि पी स्क्वायर, ये मान लो B हो गया, ये P हो गया, अगर पी स्क्वायर बराबर B स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अगर एच स्क्वायर के बराबर आ गया, तो ये हो जाएगा प्रूफ कि ये, है ना, राइट एंगल को फॉलो कर रहा है, राइट एंगल है ना। तो ये हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। अब करेक्ट लेंथ ऑफ शैडो ऑफ ए टावर ऑफ ए प्लेन इज ग्राउंड टू √3 टाइम द हाइट ऑफ द टावर, है ना। हाइट ऑफ द टावर क्या है, √3 टाइम है। तो फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन का पूछ रहा है कि एलिवेशन कितना होगा, तो देखो देख सकते हो यहाँ पे इसी को √3 लिया हुआ है ना। इसको √3 लिया हुआ है, √3h, ठीक है। और AB को क्या ले रखा है, हाइट h ले रखा है, ठीक है। ये हो गया √3, क्योंकि √3 टाइम बोल रहा था ना वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो गया, √3h यहाँ पे हो गया, ये AC वाला, और यहाँ पे ओके। यहाँ पे देखो, यहाँ पे निकाला tan थीटा लगाया AB/AC, क्योंकि इसको लिया है थीटा, तो AB/AC तो लगाना ही पड़ेगा यहाँ पर, AB/AC tan थीटा इक्वल टू P/B होता है। तो ये हमने लिया था इसको h, इसको लिया था √3h, लिया था ना √3h, h/√3h कटा हमने, h कट गया यहाँ पे, 1/√3 बचा। tan थीटा की वैल्यू 1/√3 का जब तो एंगल 30 डिग्री होता है, तो एंगल की वैल्यू हमें निकल गई। समझ में आया, ज़्यादा तो टफ तो था नहीं ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर ऑफ ए पॉइंट ऑफ द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, है ना। इसमें हाइट ऑफ द टावर बतानी है। हाइट ऑफ द टावर आ रही है 10√3 मीटर। ठीक है, बस सिंपल सा tan थीटा लगाओगे, ए बी अपन 30 ए बी अपन 30 करोगे और फिर ए बी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। समझ में आ रहा है ना। काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन को बनाया गया है समझा करके, ठीक है, ध्यान देना है। क्योंकि देखो भाई, मेरे पास कोई बोर्ड वाला सिस्टम ज़्यादा है नहीं और मैं उसे कर नहीं पा रहा हूँ, मुश्किल है। इस वजह से मैं इस प्रोसेस के द्वारा आप लोगों को आंसर लेकर के आ रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए चीज़ें, ठीक है। तो ये दिख रहा है, इसमें एंगल BOC बताना था हमें। एंगल BOC, इस एंगल को बताना है। बात समझ में आ रही है। ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है। अब पता है कि यहाँ पे 90-90 बनेगा ही, बनेगा कि नहीं बनेगा। 90-90 180 हो गया, और 180 और प्लस 65 कितना हुआ बताओ। 180 प्लस 65 कितना होता है? 5 4 कैरी 1, 245 हुआ। 360 में से घटा लो तो 5 बचा, और 5 में 4 गया 1 बचा, 3 में से 2 गया 1 बचा। 115 डिग्री आ रहा है। एंगल BOC दिख रहा है 115 डिग्री, क्योंकि इक्वलेटर क्या होता है 360 डिग्री बनाता है। बस सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ तो था नहीं। सेक्शन C देख लो आप लोग। सेक्शन C पे हम लोग आ चुके हैं। मैं सोच रहा हूँ कम से कम समय में हो जाए, इस वजह से मैं इस तरीके से करने की कोशिश करूँ। 1 घंटे में निपटा देना है पूरे एक सेट को, ठीक है ना। ऐसे आप 5 सेट कर लेते हो ना यार, आपके अंदर एक खुद के लेकिन नहीं अब कर सकता हूँ ऐसी भावना निकल के आएगी आपके अंदर, ठीक है ना। तो बने रहना है और देखना है कैसे बन रहा है क्वेश्चन। फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन द एलसीएम ऑफ द नंबर इतना एंड आल्सो इतना। फाइंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर, है ना। 2 नंबर के एचसीएफ निकालने हैं। तो यहाँ पर देखो, इसके निकाला हुआ है 18180 का, ठीक है। फिर इसका निकाला हुआ है 75 का, इतना आया है। एलसीएम एचसीएफ निकाला गया इस तरीके से। एलसीएम ये आया और एचसीएफ क्या आया, ये आया, ठीक है। समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ये तो सबको आता ही होगा एलसीएम एचसीएफ निकालने, इसमें कोई डाउट होगा नहीं मुझे लगता है। कह रहे हैं कि 3 बेल्स रिंग एट इंटरवल ऑफ 6, 12 एंड 18 मिनट। इफ़ ऑल 3 बेल्स रैंग एट 6 AM, सबके सब सारी घंटियाँ 6 बजे बजती हैं, है ना, और इतने के अंतराल पर बज रही थी, है ना। तो व्हेन दे विल रिंग टुगेदर अगेन, एक बार फिर से वो एक साथ कब बजेंगी ये बताना है। तो ऐसी बातें जब करें तो यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम 6, 12 और 18 का। एलसीएम निकालते ही हमें मिलेगा 36, और मतलब 6 बजे 36 मिनट फिर से वो एक साथ बजेगी। बात समझ में आया। ऐसे क्वेश्चन के लिए जब रिंग वाला क्वेश्चन आता है तो एलसीएम निकाल लेना, ध्यान देना इस चीज़ को। यहाँ प्रूफ के क्वेश्चन आ गए ट्रिग्नोमेट्री से। ये तो देखो भाई, डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप लोग कर लेना। वो 10 क्वेश्चन है ना लास्ट एक्सरसाइज में, है ना, उसको कर लेना 10 क्वेश्चन, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबके सब, उसका 2-4 एग्जाम्पल में भी हैं, वो सब भी कर लेना, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं वहाँ से। तो ये तो डायरेक्ट लिखा हुआ है क्वेश्चन ही। एलसीएस को सॉल्व कर रहा है। देखो यहाँ पे ध्यान से लिखा है। यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस कोस स्क्वायर होगा। देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर है, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर। कॉस की जगह पे कॉस है, यहाँ पे साइन की जगह पे क्या है, यहाँ पे साइन है, ठीक है। 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर होता है। देखो साइन स्क्वायर है तो है। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है, कॉस स्क्वायर होता है। यहाँ पे कटेगा कॉस और कॉस कटेगा, तो यहाँ पे ऊपर में कॉस बचा और नीचे में साइन बचा। समझ में आ रहा है ना। यहाँ और यहाँ पे साइन से साइन कट गया तो बचा क्या, साइन इंटू कॉस बच गया, तो आंसर आ गया हमारा बस, ठीक है। साइन का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब देखो एक ठोस सॉल्व करने से हो नहीं रहा है, हमें बस इतना मिला। अगर जिसको अब इसको आरएचएस को सॉल्व करते हैं 1 + tan थीटा कॉट थीटा को, तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो देखो यहाँ पे tan को हम साइन कॉस लिख सकते हैं, कॉट को हम लोग साइन कॉस अपन साइन लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों का हम लोग जोड़ देते हैं, मतलब एलसीएम वगैरह लेकर के। तो यहाँ पे कॉस इंटू साइन नीचे हो गया, देखो ये, और ये नीचे वाला क्या होगा, ऊपर चला गया, तो कॉस साइन ऊपर चला गया, और साइन स्क्वायर कॉस जो बच रहा था वो नीचे आ गया। तो देखो ये नीचे आ गया, और साइन स्क्वायर कॉस की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो बस साइन थीटा कॉस थीटा बच गया, ठीक है। मैं इसको कर दूंगा बहुत ही आसान तरीके से, और भी समझाता मैं इजी तरीके से, लेकिन समस्या है लिखूंगा तो काफ़ी समय वेस्ट होगा आप लोग का ही, और आप लोग इसको अलग देख सकते हो, तो ठीक है। क्यू इतना है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट पी एंड आर, देन द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी है। जब इक्वी डिस्टेंस हो तो देखो यहाँ पे पी क्यू इसको क्यू बार कर दिया है, स्क्वायर कर दिया यहाँ पे डिस्टेंस के लिए, पता है ना, x2 माइनस एक्स होल प्लस y2 माइनस वाई का होल स्क्वायर करते हैं हम लोग। तो देख लो यहाँ पे
ये स्क्वायर किया यहाँ पे, ठीक है, इसको किया, फिर यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड कर लिया, ठीक है। करेक्ट, कार के पास दो वाइपर्स हैं, है ना, डू नॉट ओवरलैप, दोनों ओवरलैप नहीं करते हैं। इच वाइपर हैज़ ब्लेड ऑफ, इसका रेडियस मान लो 21 हो गया, स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 125 टोटल, ठीक है। तो बस वही एरिया क्लीन बाई कितना एरिया क्लीन कर रहा है एक ब्लेड, तो पाई आर इसका थीटा बटे 60 डिग्री लगाएंगे यहाँ पे, ये पता है ना फार्मूला सबको, ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हुआ हो रहा है। तो एक ब्लेड का ये निकल गया, दो के लिए दो से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आसान सा क्वेश्चन है यार, है ना, आराम से आपको 2 नंबर मिल ही जाएंगे यहाँ पे। अच्छा 3 नंबर वाले क्वेश्चन है ना, 3 नंबर मिल रहे हैं, देख लो, सेक्शन सी पे हम लोग हैं, इसलिए इस वजह से ये कह रहा है कि इन द सिस्टम, ऊपर से कुछ है क्या, ओके, इन द सिस्टम लिनियर इक्वेशन, ये दो यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है, इक्वेशन दिए हैं, इसका एक साफ साफ करें कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे बन रहे हैं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, है ना। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कब बनते हैं आप लोगों को पता है ना। तो देख लो भाई, इनफाइनाइट के लिए फार्मूला लगता है, पता है ना सबको, a1/a2 b1/2 इक्वल टू c1/c2। अब इसके हिसाब से हमने a प्लस बी निकाला कंपेयर करके, है ना, 12 आया, बी की वैल्यू 8 आ रही है, ठीक है। इसका ही पार्ट बी है, ठीक है, और वाला क्वेश्चन है इसी का, ठीक है, ये दे रखा है, एक यहाँ पे क्वेश्चन है, एक यहाँ पे क्वेश्चन है, हमें एक्स और वाई निकालना है। कितना आसान क्वेश्चन है यार, एक्स वाई नहीं निकालने आ रहा है, जब ये नहीं निकालने आता होगा तो अलग बात है, ठीक है। ये तो सबको आ रहा है करने, बहुत से मेथड हैं इसको निकालने के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप लोग को दिक्कत होगा तो बताइएगा, मैं इसे सॉल्व कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना कि जिसको ज़्यादा दिक्कत हो रहा होगा कि नहीं सर सॉल्व ही नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो उसे भी मैं सॉल्व कर दूंगा, लेकिन लंबा समय जाएगा उसमें, 2 घंटे 2.5 घंटे चले जाएंगे आराम से, अगर पूरे एक पेपर को सॉल्व कराते हो तो आप, ठीक है। यहाँ पे देखो इतना आ रहा है आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, कह रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इतना, ठीक है, इतना मस्ट बी टेकन टू देयर सम, इतना, एक्सप्लेन द डबल आंसर, ठीक है। तो फार्मूला लगाया एजन का, पता है n/2 a प्लस एन माइनस 1d, 2a प्लस एन माइनस 1d, ठीक है। और बस एजन की वैल्यू दी हुई है 180, बस एन की वैल्यू यहाँ पर निकल के आ जाएगी, इक्वेशन बना दोगे, एक ठो इक्वेशन बना, इक्वेशन सॉल्व कर दिए, यहाँ पर निकल गया यहाँ पे, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन है, बहुत टफ टफ नहीं क्वेश्चन है ना, जो हुआ बना रहे हो सब कि इतना टफ उतना टफ, कुछ टफ तो नहीं दिख रहा है मेरे को, है ना। बच्चों को ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, कि इतना टफ आ रहा है, वोटे फर क्या टफ आ रहा है यार, थोड़ा मोड़ा सब, ये क्वेश्चन नहीं है एनसीईआरटी में दिया हुआ ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में, जो नहीं किया वो अलग बात है, ठीक है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी वहाँ पे दे रखा है। ये और का देखो, अगर और क्वेश्चन आते हैं तो देख लो, देख रहे हो ना, ये आया है और का, अगर टफ ज़्यादा है तो आप नीचे वाला और कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से इसको आप कर सकते हो, अगर वो उसमें टफनेस आ रही है तो आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा था यार, 18 पे कहाँ से आ गए, समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 क्वेश्चन देखना ध्यान से, और निकालना क्या है इसमें, मीन एंड मीडियन निकालना है, दोनों ही क्या निकालना है, फाइंड मीन एंड मीडियन ऑफ द गिवन डाटा, समझ में आ रही है बात। तो इसको ध्यान देना है, 100 पीरियड्स की बात कर रहा है, ईच ऑफ 3 मिनट्स, है ना, समराइज्ड, ओके। तो नंबर ऑफ कार हैं, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ठीक है, पीरियड्स दिए हुए हैं सब, और हमने ऐसे एक चार्ट बनाया, ठीक है। तो नंबर ऑफ कार लिखा हमने 0 से 10 जो भी हैं सब दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये दिया हुआ फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी इधर लिखते हैं हम लोग, एक्स आई को इधर निकाल लेंगे हम लोग। पता है ना एक्स आई कैसे निकलता है, देखो इन दोनों को जोड़ते हैं, है ना, और बाई 2 कर देंगे, तो 10 + 0 10, देखो 10 + 0 बटे में 2 कितना आया, 5 आया ना, 5 आएगा, ठीक है। अब देखो 10 का गैप है, तो 5 + 10 कितना होता है, 15, तो अगला 15 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये 35 हो गया, 45, ये 55, सब में 10-10 का गैप मिल जाएगा आपको, क्योंकि ये दोनों के बीच में गैप 10-10 का है, ठीक है। लोअर लिमिट प्लस हाई प्लस अपर लिमिट बाई 2 कर देते हैं, तो ये सब निकल जाते हैं, ठीक है, एक्स आई सब निकल जाएगा, ओके। अब देखो मीन के लिए क्या होता है फार्मूला, एक्स आई एफ आई, ये मल्टीपल निकालते हैं, इसको मल्टीप्लाई करें 35 आया, इसको मल्टीप्लाई करते 210 आया, इसको तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे निकालते हैं हम लोग, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेना सब लोग, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखते हैं एफ आई एक्स आई में। उसके बाद देखो एफ आई एक्स आई निकल गया अपॉन एफ आई, तो मीन की फार्मूला ही होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ध्यान से ये देखो
एफ आई एक्स आई की वैल्यू 4070 आ रही है, ठीक है, और एफ आई की वैल्यू देखो 100 दे रखा था, यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा था, ठीक है, तो यहाँ पे 100, तो हमने इसको डिवाइड किया तो 40.7 मीन हमारा निकल गया ना मीन, देखो एक्स आई एफ आई मीन, ठीक है। अब मीडियन क्लास देखना है ना, मीडियन क्लास में देखो मीडियन क्लास को हमने 40 से 50 लिया हुआ कि ये हमारा हो गया क्या मीडियन क्लास, ठीक है। पहले सी एफ निकाल लिया हमने इसका, ठीक है, तो सी एफ निकालेंगे तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो कैसे निकलता है, ध्यान देंगे सी एफ कैसे निकलता है। सी एफ यहाँ से लेते हैं, इसको नहीं देखना, ठीक है, ये तो बस मीन के लिए यूज होता है, सी एफ के लिए कोई इसका मीडियन में इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 7 आ रहा है, तो 7 यहाँ पे लिखा हमने, 7 + 14 क्या होता है 21, तो 21 लिखा हमने यहाँ पे, देखो यहाँ पे, और फिर 21 + 13 कितना होता है, वो जोड़ के हमने लिख दिया, 21 10 31 30 34, तो यहाँ लिख दिया। तो ध्यान देना जोड़ना कैसे है, इस वाले को इस वाले से जोड़ना है, ठीक है, इस वाले से इस वाले को जोड़ना है और नीचे लिख देना है, इस वाले को इस वाले से जोड़ना है और नीचे लिख देना है, इस वाले को इससे जोड़ना है और नीचे लिख देना है, बात समझ में आ रही है ना। तो ऐसे लिखना है और जोड़ देना नीचे वाले को, देखो हमने 14 7 21 किया और फिर यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक है, फिर इसको जोड़ा, फिर इन दोनों को जोड़ा, फिर यहाँ पे लिख दिया, इन दोनों को जोड़ा, फिर तो जोड़ करके वो नीचे लिख देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा 100 यहाँ पे देखो करेक्ट आ रहा है, ठीक है। मीडियन का फार्मूला तो आप लोगों को पता ही होगा, प्लीज़ मीडियन और मोड का फार्मूला अच्छे से याद करना, रट लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन पक्का आएगा, है ना, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये 5 नंबर क्वेश्चन आते हैं यार, ये क्वेश्चन न कटे प्लीज़, इस बात का आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। नहीं तो अगर ये ऐसे क्वेश्चन गलत करोगे आप लोग तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा आप लोग को, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन प्लीज़ गलत मत करना, रिक्वेस्ट है। देखो 35 का है, साइड ए बी बी सी ऑफ मीडियन ऑफ ट्रेंगल ए बी सी रिस्पेक्टिवली पी क्यू एंड क्यू आर पी एम सो दैट ए बी सी पी क्यू आर, कितना आसान सा यार, है ना, दिया हुआ है, शो करना है कि ए बी सी पी क्यू आर के बराबर है, तो इजी से क्वेश्चन दिया हुआ है, एकदम आराम से कर लेना, ठीक है। थ्योरम वगैरह लगाओगे यहाँ पे, मिड पॉइंट वगैरह का थोड़ा सा यूज इस्तेमाल करोगे, आंसर बन जाएगा यहाँ पे। ये देखो मिड पॉइंट का क्वेश्चन दे भी दिया, ठीक है। तो ई एल बराबर 2 BL दिखाना है यहाँ पे, प्रूफ करना है, तो ये रहा प्रूफ आपका, ठीक है, ये रहा आपका प्रूफ, इसको देख लेना थोड़ा अच्छा ढंग से, ठीक है, दिख रहा है, पेपर कॉपी पे अब आप लोग सॉल्व कर लोगे, बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। सेक्शन ही केस स्टडी है, देख सकते हो। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लो आप लोग, केस स्टडी क्वेश्चन को, इजी होते हैं केस स्टडी वाले क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ओ डी सी ओ। अब देखो ओ यहाँ पे है, डी कहाँ पे है, ओ डी और सी ओ की बात पूछ रहा है, मतलब ये पूरा पूछने कुछ का ये कितना आएगा, तो ये तो सभी लोग निकाल ही लोगे ना, है ना। सेक्टर निकाले ना यहाँ पे, ठीक है, आराम से निकल जाएगा यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट है एरिया ऑफ ट्रेंगल ए ओ बी के एरिया पूछ रहा है यहाँ पर, ए ओ बी की एरिया ये पूछ रहा है, ठीक है। तो ये इतना दे ही रखा एक्स्ट्रा 3, ये रेडियस पता ही चल गया, 7 7 3 10 हो गया, यहाँ पे 7 3 10 हो गया, दिख रहा है ना, 7 3 10 7 3 10, बस इस हिसाब से निकालो आप लोग एरिया वगैरह ट्रेंगल का। और पता है कि ये राइट ट्रेंगल बन रहा है, यहाँ पे राइट ट्रेंगल बन रहा है ना, तो क्या होता है हाफ बेस इंटू हाइट ही तो होता है, ये रहा, ये दे रखा है बेस, ये दे रखा है हाइट, निकल नहीं गया आंसर, कितना आसान सा क्वेश्चन है यार, है ना, करो तो सही आप लोग। समझ में आया क्या, देखो इसका आंसर भी मैं दिखा दे रहा हूँ, लो देख लो आंसर सबका, ठीक है। तो अब आसानी से बन रहे हैं क्वेश्चन, आप लोग देखो इसको अच्छे से कर लो, है ना। 10 था हमें 100, हाफ बेस इंटू हाइट लगाया ना, 50 आया ना आंसर। तो यार इजी से क्वेश्चन है सब, मुझे देखो प्लीज़ समय नहीं मिला है तो मैं इतना करवा देता क्वेश्चन ना, कितना मस्त मज़ा आ जाता, लेकिन सॉरी इसके लिए। आगे से कोई भी आपकी क्यूरी हो तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उस पे वीडियो वगैरह बनाने की कोशिश करूँगा जरूर, ठीक है। ये क्वेश्चन है केस बेस, ये क्वेश्चन है, आप लोग देख लो, ठीक है। और सब इस और वाले भी क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, और वाले भी क्वेश्चन करना आप लोग, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए आप सभी का। ये रहा आंसर सभी का, आप लोग प्लीज़ सभी क्वेश्चन करना, क्योंकि अच्छे से सॉल्व किया हुआ है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो सॉल्व है यहाँ पे यार, कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को, ठीक है। केस 3 है ना, तो केस थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है ना आप लोग। ये रहा इसका आंसर, और ये रहा क्वेश्चन का एंड हो चुका है यहाँ पर, मैंने सभी के सभी 38 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने करा दिया हुआ है। तो कैसा लगा वीडियो, आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, ठीक है। थोड़ा सा आराम से धैर्य बना रखें, मैथ्स का पेपर है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है ना, दिमाग को शांत रखकर क्वेश्चन को सॉल्व करते रहना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते रहना है। जैसे मैंने बताया कि √2 √3 प्रूव करने वाला वो क्वेश्चन मस्ट है, उसे करना है, ठीक है। थोड़ा LCM SCF आप लोग देख लेना उस चैप्टर से, बस इससे ज़्यादा उस चैप्टर से कुछ आएगा ही नहीं,
समझ में आ रहा है। और जैसे कि मीडियन और मोड निकालना, ये तो मस्ट है, इसको याद करना, मीडियन और मोड का फॉर्मूला याद ही होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आएगा आएगा, मैं आज ही बता दे रहा हूँ, वो आता ही है। कोई ऐसा साल नहीं जिसमें मीडियन और मोड ना पूछ ले, वो क्वेश्चन आएगा उस चैप्टर से। तो ऐसे कुछ बहुत से चैप्टर हैं जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं लगातार, तो प्लीज़ बने ये वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर लिसनिंग, जय हिंद।